नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें, तेज तर्रार आईपीएस अफसर आनंद मिश्रा, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के आशुतोष कुमार और पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि के बीजेपी में शामिल होने के पीछे बड़ी राजनीति है। आपको बता दें, बार बार पार्टी बदलने वाले नागमणि को छोड़ दें तो तीनों में से एक भी कोई चुनाव नहीं जीता है। फिर बीजेपी को इनकी जरूरत क्यों पड़ी, जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, पहला सवाल है, पार्टी बार बार बदल रहे हैं नागमणि और कभी चुनाव भी नहीं जीते हैं, तो बीजेपी इतनी अहमियत क्यों दे रही है? नहीं, नागमणि तो चुनाव जीते हैं, लेकिन पार्टी बहुत बार बदले हैं, 14वीं बार पार्टी बदले हैं। लेकिन बाकी जो नेता शामिल हुए हैं, आनंद मिश्रा और आशुतोष कुमार, वो कभी चुनाव जीते नहीं हैं, लड़े जरूर हैं। शाहाबाद और मगध में 2015 से लगातार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा है। ये पूरा दांव इन दोनों इलाकों की 71 सीटों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यहाँ बीजेपी के पास लालू लेफ्ट के बैकवर्ड फार्मूले की काट नहीं है, तो आनंद मिश्रा, आशुतोष और नागमणि के जरिए पार्टी इसी फार्मूले को तोड़ना चाहती है। आनंद मिश्रा, आशुतोष कुमार और नागमणि में एक कॉमन बात है। शाहाबाद आनंद मिश्रा बक्सर से हैं और वहाँ पैठ बना रहे हैं। आशुतोष कुमार जहानाबाद और अरवल समेत मगध के पूरे इलाके में भूमिहारों के बीच अपनी ज़मीन तैयार कर रहे हैं। नागमणि की पूरी सियासत शाहाबाद और मगध के इर्द गिर्द है। तो एनडीए 2015 के बाद से लगातार शाहाबाद और मगध में हार रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन का लगभग सफाया हो गया था। सर, सोन नदी के दोनों किनारे के इलाके जो लेफ्ट मजबूत है, उसके साथ मिलकर राजद बैकवर्ड वोट को साध लेती है। एनडीए इस फॉर्मूले को कैसे काट कर निकाल पाएगी अपना रास्ता? देखिए, इसी की काट के लिए ही 3 नेताओं को शामिल किया गया है। और शाहाबाद के इलाके में एनडीए, खासकर बीजेपी के पास लोकल लीडरशिप की कमी है, कोई चेहरा नहीं है बड़ा। पिछले लोकसभा चुनाव में बक्सर के कैंडिडेट मिथिलेश तिवारी गोपालगंज के थे। आरा से लड़े आरके सिंह सुपौल के रहने वाले हैं। काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा वैशाली के रहने वाले हैं। इसके उलट महागठबंधन के सभी उम्मीदवार लोकल थे। इसका खामियाजा ये हुआ कि एनडीए को शाहाबाद में उस कम्युनिटी के वोट भी नहीं मिल पाया जिसके कैंडिडेट गठबंधन ने लड़ाया था। पार्टी पर इसका नेगेटिव असर पड़ा और सारी सीटें हार गया एनडीए। सर, इन नेताओं के बीजेपी में आने का क्या असर होगा? देखिए, शाहाबाद के इलाके में कुशवाहा कम्युनिटी हार जीत तय करती है और काराकाट लोकसभा सीट पर 1 लाख से ज़्यादा कुशवाहा वोटर हैं। उपेंद्र कुशवाहा की हार क्यों हुई? कुशवाहा नाराज हो गए, उनके बीच गलत मैसेज गया कि बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए पवन सिंह को उतार दिया है। तो पूरे शाहाबाद में कुशवाहा समाज ने महागठबंधन के पक्ष में वोट कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा के लिए वोट किया काराकाट में, लेकिन बाकी एनडीए का वोट कट गया। पवन सिंह राजपूत वोट काट ले गए, ब्राह्मण वोट काट ले गए, तो उनकी हार हुई। तो वहाँ 1 लाख कुशवाहा वोटर हैं, समझ लीजिए। तो बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसा कहा भी जा रहा था कि कहीं ना कहीं पवन सिंह को उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए भी खड़ा किया गया। उस पर उपेंद्र कुशवाहा कभी हाँ बोलते हैं, कभी ना बोलते हैं। नहीं, हमेशा वो बोलते हैं कि सबको पता है कि किसने खड़ा किया था और कैसे वो हारे और उनके हार का पूरा क्या इम्पैक्ट पड़ा शाहाबाद पर। देखिए, 2015 से पहले एनडीए का वोट बैंक कुशवाहा थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने कुशवाहा कार्ड खेला। महागठबंधन ने 7 कुशवाहा कैंडिडेट को टिकट दिया। इनमें 2 शाहाबाद में थे और ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। शाहाबाद की 2 सीटों काराकाट से माले के राजा राम सिंह और कुशवाहा, औरंगाबाद के आरजेडी के अभय कुशवाहा जीते। शाहाबाद की सभी 4 लोकसभा सीटें महागठबंधन ने जीती। ये बड़ी बात है। एनडीए खाता भी नहीं खोल पाया, तो जहां एनडीए की सीटें थी वो सब महागठबंधन के खाते में चली गई। तो सर, इसका मतलब एनडीए विधानसभा चुनाव से पहले अपने इस कोर वोट बैंक को वापस लाने की कोशिश में जुट गया है? बिल्कुल, कुशवाहा उसके कोर वोटर हैं, ब्राह्मण उसके कोर वोटर हैं, राजपूत उसके कोर वोटर हैं और उसको एकजुट करने में बीजेपी जुटी हुई है। आपने देखा था कि पवन सिंह मिले हैं अभी राजकुमार सिंह से, तो पवन सिंह को राजपूत समाज में बहुत पैठ है, तो उनको लाकर फिर से राजपूत समाज के वोट बैंक को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को आगे बढ़ा रही है। कुशवाहा कम्युनिटी के बड़े नेता के तौर पर गिने जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा पहले से ही एनडीए के साथ हैं। अब नागमणि को भी बीजेपी में शामिल कराकर ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि एनडीए कुशवाहा कम्युनिटी के साथ है। तो आनंद मिश्रा ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं,
आईपीएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए थे। पॉलिटिक्स की शुरुआत से ही वे युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं। आशुतोष पिछले 12 साल से लगातार भूमिहारों के मुद्दे को उठा रहे हैं। आशुतोष बिहार में सवर्ण आरक्षण का मुद्दा उठाने वाले नेताओं में शामिल रहे हैं। इसके लिए कई बार आंदोलन किए। इस वजह से वे युवाओं को अपने तरफ गोलबंद करने में सक्षम रहे हैं। उनकी गिनती भूमिहारों के मुद्दों को मजबूती के साथ उठाने के लिए करने वाले नेता के रूप में है। इस वजह से सवर्ण युवाओं का बड़ा तबका उन्हें सपोर्ट करता है। बीजेपी इन दोनों का फायदा विधानसभा चुनाव में उठाना चाहती है। सर, मतलब मगध शाहबाद में जो जमीन हासिल करने की कोशिश में जुटा है एनडीए? बिल्कुल, मगध शाहाबाद तो एनडीए का कभी गढ़ हुआ करता था, अभी महागठबंधन का झंडा गड़ा हुआ है वहाँ। तो किसी भी कीमत पर बिहार में जातीय समीकरण बहुत अहम होता है और बड़ा निर्णायक फैक्टर माना जाता है। बीजेपी बिहार में लगातार इस पर प्रयोग करती रही है। लालू यादव की सरकार में पार्टी ने नंदकिशोर यादव को आगे बढ़ाया था, ठीक है, नंदकिशोर यादव को आगे बढ़ाया, लेकिन बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाया। नरेंद्र मोदी आए तो पार्टी में नित्यानंद राय को आगे बढ़ाया गया, हालांकि यादव को तोड़ नहीं पाए नेता लोग, ठीक है। यादव लालू जी के साथ ही बने रहे। यादव कम्युनिटी के खिलाफ सभी पिछड़ी जातियों का ध्रुवीकरण कर दिया, ठीक है, बीजेपी ने। और बीजेपी यही प्रयोग करके शाहाबाद और मगध में अपनी खोई हुई जमीन हासिल करना चाहती है। तो आनंद मिश्रा, आशुतोष कुमार, नागमणि को लाने के पीछे शाहाबाद और मगध की अपनी खोई हुई ताकत को फिर से प्राप्त करना है। तो ये तीनों आए हैं, देखिए क्या गुल खिलाते हैं, क्योंकि अभी तो लोकसभा में तो हार हुई ही है एनडीए की सभी सीटों पर। विधानसभा की चुनाव 2020 का भी देख लीजिए नतीजा, तो केवल 3 सीटों पर एनडीए है, बाकी 20 सीटों पर महागठबंधन। तो जहां 10 साल से कब्जा है, 6 साल से लगभग 7 साल से कब्जा है महागठबंधन का, वहाँ फिर से अपना पांव जमाना, अपना झंडा गाड़ना एनडीए के लिए आसान नहीं है। लेकिन एनडीए छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दे रहा है। मेरा सवाल है कि जो ये 3 अभी जुड़े हैं 3 नेता, क्या इनको भी बीजेपी टिकट देगी या बस चुनाव प्रसार के लिए या जनता के बीच दिखाने के लिए रखेगी? आप देखिए, टिकट मिलना बीजेपी का इतना आसान नहीं है, ठीक है। अब चाहते हैं आशुतोष कुमार कि मगध के किसी सीट से चुनाव लड़ लें, लड़ा भी सकती है बीजेपी। और आनंद मिश्रा तो कह रहे हैं कि हम चुनाव, मुझे लड़ना ही नहीं है, वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। चुनाव लड़ना चाहेंगे तो उनका गृह जिला है बक्सर और उनका गृह क्षेत्र है जहाँ से शिवानंद तिवारी के बेटे जीते हैं चुनाव, मंटू तिवारी, तो वहाँ से वो लड़ सकते हैं चुनाव। तो नागमणि जी तो चुनाव लड़ेंगे, इसी शर्त पर आए होंगे, और नहीं लड़ेंगे तो उनकी पत्नी लड़ेगी। मतलब कोई ना कोई तो लड़ेगा। अरवल से सुचित्रा देवी लड़ेंगी, उनकी पत्नी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, नीतीश सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। तो उनके बागी तेवर के कारण उनकी पत्नी को भी परेशानी होती रही है। जब उन्होंने बगावत की नीतीश कुमार से, उनकी पत्नी मंत्री थी नीतीश सरकार में, लेकिन जब पति ने बगावत कर दी तो पत्नी को भी छोड़नी पड़ी पार्टी। तो उनके चलते वो भी पिसाती रहती हैं। और वो हैं भाई बड़े नेता के बेटे हैं, कोई छोटे नेता नहीं ना, उनके पिता थे, बिहार के लेलिन कहे जाते थे, जगदेव प्रसाद, उनके बेटे हैं। तो उनको रहता है कहीं ना कहीं कि हम भाई पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के लेलिन के बेटे हैं, तो हमारी उपेक्षा कैसे हो जाएगी। तो ठसक इतनी है कि उसके चलते उनको पार्टी बार बार बदलनी पड़ती है। 14वीं बार बीजेपी में पार्टी बदले हैं और 5वीं बार बीजेपी में आए हैं। वो भी केंद्र में मंत्री थे, लेकिन उनको वो भी नहीं पचा, लड़ गए बीजेपी से और बीजेपी को छोड़ दी। तो केंद्र में वो मंत्री थे, बिहार में उनकी पत्नी मंत्री थी। मतलब मूडी नेता है, कभी भी आप उनके हिसाब से करना पड़ेगा, नहीं तो मूड बदल भी जाता है। उनको थोड़ा भी लग गया कि मेरी उपेक्षा हुई है, मेरा अपमान हुआ है, तो मंत्री पद को ठोकर मार देंगे। मंत्री पद को ठोकर मार देंगे। जी, उनकी यही खासियत भी है, यही कमजोरी भी है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आप क्या सोचते हैं हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही।